शायद नेतन्याहू ये समझता था खमनाई साहब को हटाने के लिए वो एफर्ट करे तो ईरान की सड़कों पे लाखों लोग जमा हैं जो खमनाई साहब की जो है वो हमायत में। तो हम सब जानते हैं कि इसराइल जो है वो वॉर में उसका जन्म हुआ, वॉर में उसने एग्जिस्ट किया, वॉर में वो फैला था। तो उसने सबसे पहले गजा को बिल्कुल मलियामेट कर दिया। उसने कहा जी अब ईरान के ऊपर अटैक कर। IAEA का जो डायरेक्टर जनरल थे तो उन्होंने जो असेसमेंट अपनी दी वो ये है कि ईरान है वो इस वक्त यूरेनियम की इनरिचमेंट उस तरह से नहीं कर रहा जो कि वेपन ग्रेड हो सकती है। रशिया की जानिब से भी बयान आते हैं, चाइना की जानिब से भी बयान आते हैं, खासतौर पर शुमाली कोरिया जिसने कहा कि इसराइल की एग्जिस्टेंस ही पूरी दुनिया के लिए खतरा है, वो दहशतगर्द है। तीसरी जंग अजीम होने जा रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी डिटरेंस इतनी है कि शायद जो बड़े ममालिक हैं वो ऑप्ट ना करें। एक न्यूक्लियर बम गिरना दुनिया में लाइफ खत्म हो जाएगी। इसराइल अरसा दराज से मजलूम फ़लस्तीनियों पर तो जुल्म ढा ही रहा था, लेकिन उसने अपनी रविश ना बदली और 13 जून को ईरान पर हमला किया और हमले में ईरानी दिफाई लीडरशिप और साइंसदानों को शहीद किया और जवाब बनाया कि ईरान खित्ते में मजबूत तरीन जौहरी ताकत बनकर सामने आ रहा है। जिसके जवाब में ईरान ने जो दिफा में अपने जवाबी हमला किया वो ऐसा था कि जो इसराइल के ज़हन गुमा में भी नहीं था। अब इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास जो कि एक निजी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओहदे पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर ये बताइएगा कि इसराइल की जानिब से जवाब बनाया गया कि ईरान जौहरी ताकत बनकर सामने आ रहा है, क्या ये जवाब दुरुस्त था या ये एक तवील सोच थी जिसने उस वक्त ईरान को टारगेट किया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात और डायलॉग जारी थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप DHSFI यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए। देखिए इसका जो जवाब ऑन द फेस ऑफ इट जो बनाया गया है जिसके पीछे ईरान के ऊपर हमला किया है वो ये है कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन बनाने से कोई स्क्रू ड्राइवर अवे है या 2 हफ्तों के अंदर अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वो ये न्यूक्लियर बम बना सकता है, तो लिहाजा उसको रोकने के लिए उसे हमला किया गया। लेकिन इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखें तो ईरान और इसराइल की जो आपस की चपकलिश है इसकी जो है दहाइयों पीछे अगर आप देखें तो इनकी आपस में चपकलिश चल रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा सदियों पीछे। क्योंकि पर्शियन एम्पायर के हिसाब से देखें तो ईरान बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक रीजनल पावर यहाँ पे रहा है और ईरान की एक बड़ी हैसियत है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। जो शिया कम्युनिटी है स्पेशली जिसको शिया क्रिसेंट बोलते हैं मिडिल ईस्ट में, कि जिसका शिया कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है लेबनान में, सीरिया में, इराक में, ईरान इटसेल्फ में, नीचे डाउन साउथ यमन के अंदर। तो इन तमाम के ऊपर ईरान की एक इजारादारी रही है, एक उनकी प्रॉक्सीज रही हैं और ईरान जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर नुमाया मकाम रखता था। यहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है कि जिसने ऑप्ट किया इस बहाने के पीछे कि शायद ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल 2 हफ्ते करीब रह गया है, तो इसके पीछे जो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं उसको अगर हम देखें तो एक पूरा लार्जर पार गेम चल रही थी। इसका स्टार्ट हुआ था अब से कोई 2 दहाइयों पहले, कोई 15 से 17-18 साल पहले जब अरब स्प्रिंग आई थी। अरब स्प्रिंग में क्या किया था उन्होंने कि रजीम चेंज की थी और ऐसे ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ कि जैसे बादशाह थी उनको थ्रेट किया गया था, तो लिहाजा जो लोगों ने सबमिट किया था उनको कहा कि आप इसराइल को मारें। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने दोबारा से रजीम चेंजेस की बात की और उसके ताज़ा उस देखें तो सीरिया के अंदर बशर अल-असद हैं, लीबिया के अंदर कद्दाफ़ी हैं, उससे कुछ पीछे चले आए तो सद्दाम हुसैन हैं। तो लिहाजा इस वक्त ईरान वाहिद वो कंट्री रह गया था कि जो इसराइल को थ्रेट करता था। मज़ीद ये कि अब से जो बाकी मानदा जो कंट्रीज़ थे मिडल ईस्ट के उनको अब्राहम एकॉर्ड के तहत जो है वो इसराइल को उनको रिकगनाइज़ करा लिया गया था। ना अभी इसको भी जो नेतन्याहू ने जो ऑप्ट किया है अटैक करने का, इसकी भी जो माजी करीब में अगर आप जाएँ तो 2022-23 में जब ये इलेक्शंस में दोबारा आया था तो उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं रह गई थी इसराइल के अंदर, क्योंकि राइटिस्ट तो इसके साथ खड़े थे लेकिन लेफ्टिस्ट जो तरक्की पसंद थे, जो अमन पसंद थे, वो नेतन्याहू को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो हम सब जानते हैं कि इसराइल जो है वो वॉर में उसका जन्म हुआ, वॉर में उसने एग्जिस्ट किया, वॉर में वो फैला था। तो नेतन्याहू ने वॉर को एज अ टूल यूज़ किया ताकि वो अपनी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है उसको जो है इंश्योर कर सके। तो उसने सबसे पहले गज़ा को बिल्कुल मलियामेट कर दिया और माइट इज़ राइट जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है, रियलिज्म यानी कि आप जितनी ताकत गेन कर सकते हैं वो गेन करें, आप अपनी जितनी इजारादारी कायम कर सकते हैं वो करें। तो हम जानते हैं कि जियो स्ट्रेटजिक लिहाज से भी इसराइल बहुत तगड़ा है, जियो इकनॉमिक्स के लिहाज से भी बहुत तगड़ा है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इसराइली मसनूआत हम पूरे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी उसका जो है वो
बाइकाट होता चला आया। तो लिहाजा वो तमाम ताकत के मंबे को लेके उसने कहा जी अब ईरान के ऊपर अटैक कर। अब ईरान के ऊपर अटैक इनिशिएट करने के लिए उसको वजह चाहिए थी, जो इसके पीछे वो हैज बिहाइंड किया है कि इसके न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी जब उसने पहला जो अटैक किया था, सरप्राइज़ अचीव किया डेफिनेटली, उसने नातान्स के जो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके ऊपर भी जाके उसने हमला किया, लेकिन वो उस तरह तबाह नहीं हुआ क्योंकि IAEA का जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने जब अपनी टीम भेजी चेक करने के लिए, तो उन्होंने जो असेसमेंट अपनी दी वो ये है कि आपके जो ईरान है वो इस वक्त यूरेनियम की इनरिचमेंट उस तरह से नहीं कर रहा जो कि वेपन ग्रेड हो सकती। तो IAEA के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये पोजीशन ले लिया। तो अब जितना भी हालात इस पर चल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल, जो ग्रैंड इसराइल का ख्वाब है नेतन्याहू का, स्पेशली कि अरफात, दरिया अरफात से लेके जो दरिया नील तक जितना दरमियान में इलाका है वो सारे का सारा ग्रैंड इसराइल या ग्रेटर इसराइल के लिए। अब ग्रेटर इसराइल लेटेस्ट दुनिया के हिसाब से अगर आप देखें तो जोग्राफी शायद चेंज ना हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली आप इतना डोमिनेट कर देंगे कि वो ऐसे ही लगेगा कि ये सारी जो स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर ये इसराइल की कॉलोनीज़ हैं। तो लिहाजा इस तमाम तनाजुर के अंदर देखते हुए नेतन्याहू ने ऑप्ट किया कि वो अटैक पे जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त IAEA के DG के बयान के बाद कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा था, कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता माँ सवाए इसके कि रियलिस्ट पॉलिटिक माइट इज़ राइट की थ्योरी पूरी दुनिया के रिलेशंस के ऊपर हावी है इस वक्त। अच्छा सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि रिजीम चेंज की जो एक हवा है जो इसराइल की जानिब से और भी ममालिक हैं जिनकी जानिब से चली और वो चलती हुई जा रही है, क्या ईरान में ये इम्पोज हो सकेगी? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा, जिस तरह IAEA का आपने जिक्र किया कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान जौहरी ताकत नहीं बना, आपको क्या लगता है, क्या छुपाया जा रहा है या वाकई ईरान जौहरी ताकत बन चुका है या उसके करीब है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ईरान के पास इतनी काबिलियत है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके, लेकिन टेक्नोलॉजी एक खुशबू की मानंद होती है। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, चाहे वो आपको कोई फॉर्मल टेक्नोलॉजी दे या ना दे। पाकिस्तान को किसने टेक्नोलॉजी थी? किसी ने भी नहीं। हमारे जो साइंसदान हैं उन्होंने दिन रात मेहनत तजुर्बे करके हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने। हो सकता है ईरान भी करता हो। शायद नेतन्याहू ये समझता था कि अगर क्लर्जी को या खमनाई साहब को हटाने के लिए वो एफर्ट करे तो लोकल्स ईरान के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया की तरफ बाहर देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उसकी ये मिसकैलकुलेशन साबित हुई है, क्योंकि हमले के बाद अगर आप देखें तो ईरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा हैं जो खमनाई साहब की जो है वो हमायत में जल से जुलूस निकाल रहे हैं, नारे मार रहे हैं। और अदर साइड इसराइल के अंदर आप देखें तो उनकी पब्लिक जो है जब भी सायरन बजते हैं तो वो शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जैसे मोदी ने मिसकैलकुलेट किया था पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर कि शायद लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे अपनी अफवाज के खिलाफ, खुदा न खास्ता ये इदारों के खिलाफ, तो मैं इनको ले दे जाऊँगा। वही जो प्ले बुक नेतन्याहू ने कोशिश की है उसको भी उतनी मार पड़ी है जितनी मोदी को मार पड़ी थी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज होने जा रही है। अच्छा सर, इसमें बिल्कुल हमने भी देखा कि तेहरान में जो नमाज जुम्मा में अवाम की ज़्यादा तादाद थी आम दिनों की निस्बत, जो गुज़िश्ता नमाज जुम्मा हुआ उसमें अवाम खुलकर सामने आई है और बिल्कुल जो बयानिया है इस टाइम ईरान का उसके साथ खड़ी हुई है। और जिस आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो दुनिया भर में ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है नंबर 1 है। और हमने देखा भी कि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जिस पर वो बड़ा फ़ख्र करता था उसको नेस्त व नाबूद कर दिया। डेली बुनियादों पर हम देखते हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर कि ईरान अटैक करता है और टारगेट भी होता है और जो एयर डोम है वो तो फेल हो गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ईरान की असल स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, ईरान को कभी भी उस तरह से थ्रेट जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ नहीं रही थी, मासवाए कभी जो सऊदी अरब और ईरान इनके दरमियान में टेंशन लोकल्स होती थी। लेकिन वो भी अब से 2 साल पहले MBS ने और जो ईरानियन लीडरशिप उन्होंने अपने रिप्रोचमेंट कर ली है, तो लिहाजा वो अमन की तरफ चले गए और मज़ीद कोई डिस्क्रिमिनेशन उस तरह से नहीं हो रही है। लेकिन ईरान को जो मेन थ्रेट थी वो इसराइल की जानिब से थी। तो लिहाजा 3 दहाइयाँ तकरीबन अभी गुजर चुकी हैं कि जिसमें लगातार पिन पॉइंट करके नाम लेकर अमेरिकन भी जो इसराइल की सपोर्ट करते हैं और इसराइल की लीडरशिप भी ईरान को टारगेट कर रही थी। तो लिहाजा पिछले 3 दहाइयों के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्होंने इतने कोई मिसाइल बना लिए हैं और इतने डिस्पर्स्ड, अगर आप ईरान की टोपोग्राफी अगर आप देखें तो पहाड़ों पे मुश्तमिल है। तो उन्होंने पहाड़ों के अंदर, मैं समझता हूँ, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने जगह जगह उसको स्प्रेड कर दिया, छुपा दिया, ज़ेर ज़मीन डाल दिया, क्योंकि उनको थ्रेट था कि जब भी अटैक आया
वो इसराइल की जानिब से आएगा। तो इसराइल का और ईरान का जो जोग्राफियाई डिस्टेंस है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर है। तो लिहाजा इन्होंने ऐसे मिसाइल्स बनाए शुरू से ईरान ने कि जो ये ईरान की मेन लैंड से फ्लाई करके जो है इसराइल के अंदर जा सकें। ईरान को ये भी मालूम था कि वहाँ आयरन डोम है, आयरन डोम इनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। तो लिहाजा उन्होंने हो सकता है कि सिर्फ 500 मिसाइल बनाने हो, 1000 बनाने हो, लेकिन उन्होंने मल्टीपल नंबर ऑफ मिसाइल्स बनाए। और अभी भी आप देखें तो वो एक जब भी रिटेलिएट करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी, ईरान तो वो 50 से नीचे उसने कम मिसाइल नहीं मारे, 100 से 50 के दरमियान मार रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर 100 मारता है तो उसमें से 30 जाके वहाँ गिरते हैं, 70 गिर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि 7 ऐसे जो है वो बफर्स हैं दरमियान में कि जो ईरानी मिसाइल्स को पहुँचने से रोकते हैं। कैसे? गल्फ़ के अंदर से, इंडियन ओशन के अंदर से, मेडिटेरेनियन सी के अंदर से, रेड सी के अंदर से, इराक के अंदर से, जॉर्डन के अंदर से। तो लिहाजा ये 6-7 ऐसी जगह हैं कि जो ईरानी मिसाइलों को रोकती हैं। लेकिन फिर भी 30 जब छोटे से इसराइल के ऊपर जाके गिरती हैं तो काइंड ऑफ तबाही जो मचती है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अरब इसराइल वॉर हुई है 1967 में, कुछ घंटों की रही हैं या 7 दिन की मैक्सिमम जंगें रही हैं। तो अब तो ये 13 जून से लेके अब तक दिन गुजर गए और जिस तरह की तल अवीव में हाइफा के अंदर तबाही हुई है वो मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए बेहतरीन किस्म का सरप्राइज़ हुआ है। जहाँ भी दहशतगर्दी होती है भारत का नाम होता है। अभी ईरान की हम बात करें तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बड़े शवाहिद मिले कि मोसाद के साथ मिलकर तखरीब कारी की है। आखिर अब किसी और की जंग भारत का होना, क्या समझते हैं भारत क्या रविश है, किस तर्ज पर चल रहा है? जो कि मौजूदा हालात हैं ऐसे नहीं है इस खित्ते में कि भारत की खुफिया एजेंसी के इतने वाज़ेह सबूत मिले हैं। देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इंडिया को अपनी जगह पे फिक्स किया और टिका के जवाब दिए। आज हम आप जो अमन के साथ बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो क़यादत थी वो इस कदर एक्यूरेट, फोकस, कैलकुलेटेड, कैंडिड थी कि इंडिया को हिलने का मौका नहीं मिला और 26 टारगेट्स को हमने एंगेज किया। नाउ कमिंग अबाउट टू योर क्वेश्चन, देखिए जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद से क्लर्जी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पैरेलल चल रहे थे। क्लर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बनाए, जबकि कन्वेंशनल आर्मी जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ या उस सिस्टम के साथ खड़ी। तो लिहाजा मोसाद ने सोचा कि जो आपकी ये रिफ्ट्स हैं ये 2 सिस्टम्स के दरमियान, इसके दरमियान जो फिशर्स हैं उसको जो एक्सप्लॉइट किया जाए। नाउ चांकिया कोटालिया जो है बेसिकली एक स्ट्रेटजिक थिंकर है जिसको फॉलो करते हैं इंडियंस, जिसका 12 दफ़ा अजीत दोवल रेफरेंस भी देते हैं। चांकिया कोटालिया कहता है कि आपका जो इमीडिएट नेबर है वो आपका दुश्मन है और आपके नेबर का नेबर आपका दोस्त है। तो इंडिया के लिहाज से जो हम नेबर हैं तो हम दुश्मन हैं और जो अफ़गानिस्तान है और ईरान है वो उसके दोस्त हैं। तो लिहाजा मोसाद ने जो एक ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए अमेरिकन के थ्रू कि इंडियंस को उन्होंने इन्वॉल्व किया, लैंड कराया ईरान के अंदर। उन्होंने कहा कि आप सैंक्शन कंट्रीज़ हैं, हम आपकी जो है चाबहार पोर्ट भी बनाते हैं, आपकी सड़कें भी बनाते हैं, आपको मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और यही चीज़ सड़क जो है चाबहार से लेकर काबुल तक चले जाएंगे तो इस खत्ते में अमन आ जाएगा और प्रॉस्पेरिटी है। तो क्या चाहिए ईरान को? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आ जाए। लेकिन उस गाप के अंदर जो वहाँ पर जो गए थे लोग जो चाबहार पोर्ट बनाने के लिए, उसमें रॉ के लोग शामिल थे। अब रॉ जो है तमाम इंफॉर्मेशन मोसाद के साथ शेयर कर रही थी। अब उसका बड़े वाज़ेह तरीके के ऊपर आपने देखा कि जब ये हिट हुए हैं, इनके चीफ आर्मी स्टाफ जो थे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के और उनके साइंसदान जो हैं हिट हुए हैं, वो कैसे हिट हो गए? वो जो मोसाद स्पॉन्सर्ड रॉ के लोग थे वो एक्टिवेट हुए और अभी आपने सुना हो कि तकरीबन 150 के करीब ईरानियंस ने चाबहार के ऊपर लोग पकड़े हैं, जिसमें 121 इंडियंस है और बाकी जो हैं वो उसमें अफगानी हैं। सर वहाँ प्रोडक्शन भी कर रहे थे और टारगेट भी और सैटेलाइट फोन्स मिले हैं, धमाका खेज मवाद मिला, क्योंकि फिर पहले जो इंडिया के ऊपर वो इतना बिलीव कर रहे थे, कुलभूषण यादव कहाँ से आया था? ईरान से आया था। तो लिहाजा रॉ की मौजूदगी वहाँ पे थी और रॉ और मोसाद का नेचुरल नेक्सस है। तो लिहाजा उस नेक्सस को इस्तेमाल करते हुए इनिशियल शहादतें उन्होंने ज़रूर उठाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो इंडिया के ऊपर उस तरह ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो अफगानी भी पीछे कदम खींच लिया उन्होंने अभी जो अफगानिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दी एक पुलिस की पासिंग आउट परेड के मौके के ऊपर कि अब जो अगर टीटीपी के एलिमेंट्स पाकिस्तान में जाके हमले करते हैं तो उनको शहीद नहीं माना जाएगा, ये उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो लिहाजा इस वक्त इंडिया बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है कि उसकी जो डिकेड्स की इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में और ईरान में वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है, उनका रिलेशनशिप मोसाद के साथ एक्सपोज हो गया है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद
इंशाअल्लाह ताला इस खित्ते के अंदर भी रॉ का असर रसूख ख़त्म हो जाएगा और यहाँ के लोग चैन की नींद सोएंगे। सर, जिस तरह ईरानी दिफाई लीडरशिप टारगेट हुई, साइंसदान टारगेट हुए, यकीनी तौर पर सिक्योरिटी पर तो सवाल बनते हैं ईरान में। कहा जाता है कि ईरान की जो तहकीकाती और तफ्तीशी और खुफिया एजेंसी जो है, उनके एहलकारों की तादाद 1.5 मिलियन या उससे भी ज़्यादा है। उसके बावजूद ईरानी दिफाई मिंट या लीडरशिप को एलिमिनेट कर जाना और साइंसदानों को एलिमिनेट कर जाना, आपके जो मेन आप जिनके ऊपर ईरान का अपना पूरा दावा चल रहा था, जो बयानियाँ बना रहा था, तो आप ये समझते हैं कि ये बड़ा सिक्योरिटी फेलियर नहीं है ये? 110%। और सिक्योरिटी फेलियर के साथ काउंटर इंटेलिजेंस उसका फेलियर है। इंटेलिजेंस तो कर रहे थे लोग, मुसाद और जो है वो रॉक मिल के कर रहे थे, लेकिन जो काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच थी उनकी, जिनके एफर्ट्स थी, वो शायद इतना ट्रस्ट कर गए इंडियंस के ऊपर कि ये हमारे दोस्त हैं, खैर ख्वाह हैं। चाबहार पोर्ट को देखा जाए तो वो हमारी जो गवादर पोर्ट के मुकाबले में उसको बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया। तो बेसिकली मिडिल ईस्ट की जितनी तजारत थी वो चाबहार से करना चाह रहे थे, तो लिहाजा इतनी जब इन्वेस्टमेंट होती है तो एज अ क्विड प्रो को वो उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, चाहे जो ईरानियंस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देयर इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, और रॉ ने वहाँ पे अपना जो असर रसूख जो था स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके इनको खातर खा नुकसान पहुँचाया। लेकिन जो उनकी जड़ें थी अब मेरे ख्याल है नीचे से खोद के ईरान निकालें, क्योंकि ईरानियंस जब लड़ने पे आते हैं तो हमने देखा वो 11 साल इराक से लड़े थे और बेहतरीन लड़े थे। और जब उनके 65% यूथ पाकिस्तान की तरह यूथ है, क्योंकि सीनियर्स लोग तो ऑलरेडी इराक वॉर के अंदर काम आ चुके हैं, तो लिहाजा वो जितने इंग्रेस उन्होंने किया था रॉ ने, अब वो उनकी जड़ें ख़त्म होने जा रही हैं। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा, जोग्राफियाई लिहाज से हम ईरान के साथ हैं और साथ ही एक और मुल्क भारत जो कि दहशतगर्दी का अलम बरदार है, तो इसराइल ईरान तक पहुंचा जौहरी असासों को जवाब बनाकर, और पाकिस्तान की एटमी ताकत से दोनों ही ममालिक जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी गलती क्या इसराइल इस तरह का हमला करने की गलती पाकिस्तान पर कर सकते हैं मुस्तक़बिल में? एक ईरान सैंक्शन कंट्री जिसके पास उस तरह की ताकत नहीं थी, उसको तो उसने रिस्क लिया, और जिस तरह जवाब ईरान ने दिया है, मैं समझता हूँ कि इसराइल कभी ज़िंदगी रहती जब तक अगर वो एग्जिस्ट करता है मुस्तकबिल में तो भूलेगा नहीं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, तो हमारे मिसाइल तो आप एक लंबी सीरीज़ है, हतफ़ 1 से शुरू होते हैं तो हतफ़ 9 तक चले जाते हैं। शाहीन की पूरी सीरीज़ है, अब्दाली की पूरी सीरीज़ है, गौरी की पूरी सीरीज़ है। अब तो नए जो हमारे मिसाइल्स गए हैं यहाँ से, फ़तेह मिसाइल्स, उन्होंने जो हाल किया इंडियंस का, तो ये तमाम चीज़ें मोदी और नेतन्याहू आपस में पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं, जहाँ पे कि दो उसके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जब वो बैठ के बात करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे को कहेंगे यार ये नहीं करना चाहिए था। तो इस वक्त ईरान के और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लाजमी ये कहते होंगे कि जिस तरह का हमने जवाब दिए वो मैं समझता हूँ कि एज अ टेक्स्ट बुक के तौर पर मुख्तलिफ कमांड स्टाफ कॉलेजेस के अंदर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मिलिट्री यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा कि कैसे डिटरेंस या एक कौम, एक रेजिलियंट कौम जो है वो अपने से तनासब के हिसाब से कई गुना बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ किस तरह मिल के लड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि कभी ज़रूरत नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, क्योंकि नेतन्याहू जो 12 दफ़ा नाम लेता है वो ईरान और पाकिस्तान का लेता है। मुख्तलिफ एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। आ जाए हमें तो खुशी होगी कि हमने जाए इंडिया को अपनी जगह पे फिक्स किया है। वंस फॉर ऑल इसराइल को भी एक दफ़ा वंस फॉर ऑल फिक्स करेंगे। और वैसे भी डे 1 से अगर हम पढ़ते हैं अपने मिलिट्री एकेडमीज़ के अंदर, तो वो हम इंडिया को पढ़ते हैं, और इंडिया की सारी जो प्ले बुक्स हैं वो इसराइल उसको फॉलो करता है, ये इसराइल की प्ले बुक्स को इंडिया फॉलो करता है, तो इनडायरेक्टली हम इसराइल को भी पढ़ रहे होते हैं। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला अगर कभी मौका मिला तो मैं समझता हूँ इसराइल अपनी जो अबदी नींद सोने की तरफ अगर उसकी चॉइस जाएगी तो फिर पाकिस्तान के साथ पंगा करेगा। सर बिल्कुल ये है कि यकीनन इनको इस चीज़ से अकल लेनी चाहिए जो भारत का हुआ और जो ईरान की जानिब से अभी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो यकीनन इससे कुछ इनको सबक हासिल करना चाहिए। साथ ही मुझे बताइएगा, क्या पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की अहम और बड़ी ताकत बनकर इस वक्त सामने आया है? देखिए कोई इसमें शक नहीं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक रेलेवेंसी है दुनिया में, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, स्पेशली जियो स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, उसमें पाकिस्तान का बहुत
वाज़ेह किरदार उभर के सामने आ रहा है। स्पेशली जो रिसेंटली जो दुनिया में सोल सुपर पावर का स्टेटस इसका चल रहा है, दो कि दुनिया मल्टीलैटरल की तरफ जा रही है, लेकिन अमेरिकन इस वक्त कोई शक नहीं है कि सोल सुपर पावर का स्टेटस इंजॉय करते हैं। रशियंस जो हैं वो यूक्रेन में इन्वॉल्व हुए हैं, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है वो जियो इकनॉमिक जाइंट बनना चाहता है, वो जियो स्ट्रेटजिक या जंगों की तरफ वो ओपनिंग करता है। तो लिहाजा ताकत के तनासब के हिसाब से यस यूएस है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का हमारे चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के साथ मुलाकात करना वाज़ेह तौर पर इशारा देता है कि पाकिस्तान की जो परसेप्शन दुनिया के जियो स्ट्रेटजिक चैलेंजेस के हिसाब से है वो बड़ी क्लियर है। तो लिहाजा डायरेक्ट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ उन्होंने सुनने के लिए डिस्कशन की हमारे चीफ आर्मी स्टाफ के साथ। और आपको पता ही है कि ये मुलाकात जो थी, ये लंचिंग मीटिंग जो है 1 घंटे के लिए तय हुई थी, जो 2 घंटे पे गई, बिकॉज ही क्रिएटेड सो मच ऑफ इंटरेस्ट कि अच्छा ऐसे भी होता होगा, ऐसे भी हो। दो कि इसके ऊपर चंद एक ऐसी सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो मीडिया के अंदर नहीं आती, लेकिन बीइंग एन एक्स आर्मी ऑफिसर मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि शायद इस तरह की बातें होंगी। ट्रम्प साहब की पर्सनैलिटी को आप लोग मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आसिम मुनीर साहब जिस तरह की पोजीशन लेते हैं, अमेजिंग। आप उनके ऑफिसर्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ छावनियों के अंदर, ये रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ, तो आप जब उस हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपका रूहा जो है ना वो पाकिस्तानियत से सरशार होता है। तो आई एम श्योर कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम जो जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखते हुए पोजीशंस नहीं होंगी। ट्रम्प को समझाया भी होगा, एंड आई एम श्योर कि ट्रम्प ने जिस तरह बाद में मीडिया इंटरेक्शन में इस चीज़ के इतराफ़ भी किया कि मुझे इनसे मिलना मेरे लिए ऑनर है। हाँ। तो ऑनर मीन्स आप उसी की तारीफ़ करते हैं कि जो आपको इम्प्रेस करते हैं। तो आई एम श्योर कि चीफ साहब ने उनको इम्प्रेस किया। ऑफ कोर्स उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। और उसमें अब आखिर में हम बात करेंगे तमाम तर सूरत हाल पर, एक कंक्लूजन आपका लेना है, और ख़ास तौर पर जैसे अमेरिका की आपने बात की, जो नोबल प्राइज़ के हवाले से ट्रम्प को डिक्लेयर करना, और हमें भी ये नज़र आता है कि वो ईरान के दरमियान जो मफाहमत है, जो इस कशीदा सूरत हाल है, इसको ख़त्म करने से भी मशरूत होगा। और आखिर में मुझे ये बताएं कि सर मुबस्सिरीन की जानिब से कहा जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या आगाज़ हो चुका है? हमने देखा कि रशिया की जानिब से भी बयानात हैं ईरान के हक़ में, चाइना की जानिब से भी बयानात हैं, ख़ास तौर पर शुमाली कोरिया जिसने कहा कि इसराइल की एग्जिस्टेंस ही इस पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, वो दहशतगर्द है। आप क्या समझते हैं कि ये तीसरी जंग अज़ीम होने जा रही है, स्टार्ट हो गई है, और आगे अभी ईरान और इसराइल के दरमियान क्या होगा, मफाहमत होगी, क्या डायलॉग होगा? आखिर में कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना उसकी डिटरेंस इतनी है बिकॉज ऑफ लिथैलिटी ऑफ वेपन्स कि शायद जो बड़े ममालिक हैं वो ऑप्ट ना करें, क्योंकि इसको दुनिया की आबादी आप देखें अरबों में चली गई। तो एक न्यूक्लियर बम गिरना, जो उसका जो नागासाकी हिरोशिमा पे बम्स गिरे थे, वो तो 1% एक किस्म की तबाही थी। तो अब तो 100% की तबाही वाली बात है, न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा, दुनिया में लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर वेपन्स प्ले होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दूसरे के लिए इस तरह की सिग्नलिंग ये बड़ी ताकतें ज़रूर करती हैं डिटेरेंस लेवल के ऊपर। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो उनको नोबल पीस प्राइज़ देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो पाकिस्तान ने जो नॉमिनेशन की, मैंने पहले कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान का, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर की वजह से बिल्कुल जो है ना न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप हमारी बिल्कुल तैयार थी, और किसी वक्त भी खुदा न खास्ता वो अगर एस्केलेट हो जाती तो फिर एस्केलेशन लैडर न्यूक्लियर वॉर के हिसाब से बहुत स्टीप होती। लेकिन दोनों तरफ की स्ट्रेटजिक कम्युनिटीज़ थी, वो इस बात के लिए बिल्कुल इदराक था उनको कि ऐसा हमने नहीं करना है, ये हमने लास्ट ऑप्शन के ऊपर जाना है। उसने एक नया न्यू नॉर्मल ज़रूर जनरेट किया है कि आप न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे आप लिमिटेड वॉर लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ, मैं इंडियंस को भी जो उनकी स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है उनके साथ हम इंटरनेशनल फोरम्स पे मिलते हैं, वो उनके समझदार लोग हैं। जो उसकी मोदी की जो बड़कें थी उनके साथ वो नहीं खड़े हुए, अदरवाइज़ ये खित्ते में जो है रोला मच सकता था। ट्रम्प साहब ने इसका जो है वो बिल्कुल दोनों को जो डी एस्केलेशन के लिए अपना किरदार अदा किया, और प्राइमरीली जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने पोजीशन ली कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ। ये क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो लीड करती हैं दुनिया के अमन की तरफ। अगर फ्लैश पॉइंट के हिसाब से देखा है तो कश्मीर है, और मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो इसराइल है। तो दोनों को अगर ट्रम्प साहब अपनी सियासी बसीरत से इसको अगर एमिकेबली हैंडल कर लेंगे तो ना थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी और ना ही जो है वो दुनिया जो अनलिवेबल होगी। तो मैं समझता हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट होने के नाते मैं कहूँगा कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने जाएगी। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे जो इन तनाज़ात को ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे।
और आखिर में मुझे बताइएगा, ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो आगे कहाँ जा रही है? मफाहमत हो जाएगी या ये जो सिलसिला है दो तरफ़ा जंगी माहौल का, ये कैसे ख़त्म होगा? देखिए, इसराइल इस वक्त इतनी मार खा चुका है कि वो ख़ुद भी शायद ये चाहता है कि इस वक्त जो वहाँ पे किसी तरह से डीएस्केलेट हो जाए, लेकिन नेतन्याहू अगर ऐसे करता है तो उसकी पॉलिटिकल मौत है। तो लिहाजा वो क्या करेगा, या तो अमेरिका के पीछे हेज बिहाइंड करेगा इसको रोकने के लिए, और एट द सेम टाइम या जाएगा मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर, जैसे जनेवा में कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग है जिसमें इसके ऊपर डिस्कशन हुई। तो शायद मल्टीलैटरल फोरम के जो प्रेशर होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन आती है उसके पीछे हेज बिहाइंड करेगा, ट्रम्प के पीछे हेज बिहाइंड करेगा, ताकि वो अपनी सियासी मौत न मरे। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरानियन रेजिलियंट ज़्यादा है, वो ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा नेचर हैं, उनकी कौम में ये खसरत मौजूद है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ईरान भी बहुत रिस्पॉन्सिबल और रेस्ट्रेंटफुल कंट्री है। वो भी अगर उनको डीएस्केलेट करने की एक इंटरनेशनल ऑफ़र आती है कि जिसमें उनकी सालमियत को किसी किस्म का मुस्तकबिल में ख़तरा लाक नहीं होगा, कोई गारंटीज़ होंगी, तो वो भी डीएस्केलेशन की तरफ जाएगी। तो इस वक्त ग्रेट पावर्स आपस में बातचीत कर रही हैं। आपने देखा कि सऊदीया भी बात कर रहा है ईरान के साथ, टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस से भी बात की है, चाइना ईरान से भी बात की है, और अपना रोल भी ऑफ़र किया है इसराइल को कि मैं सालसी करता हूँ। तो जब ये तमाम ताकतें चाहे वो रीजनल लेवल के ऊपर हों या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना किरदार अगर अदा करेंगी सही मानों में, जिसमें दोनों तरफ की रजीम्स को एक तवालत मिलती हुई नज़र आएगी, तो डीएस्केलेशन की तरफ हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनाज साहब, जिन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पर ख़ित्ते में क्या होने जा रहा है उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और इस बात को वाज़े किया कि इस वक्त दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की मुतहम्मिल नहीं है, और ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसको जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इसमें डायलॉग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको मफाहमत पर ले आएंगे।